क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 61। दरअसल प्यार में पड़ना कोई बुरी बात नहीं है। दाव साथी होने से साधना का मार्ग कम अकेला हो जाता है। बड़े भाई और छोटी बहन का कॉम्बिनेशन सबसे उत्तम होता है। मुझे आप दोनों से बहुत उम्मीदें हैं। बस अगली बार अपनी डेट के लिए पहाड़ की चोटी पर न आएं। ये काफी ठंडा है। बस सीधे उस कमरे में जाएं जहां अधिक गर्मी हो। जून चेंगबी के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनकर आपके सिर पर अचानक काली रेखाएं आ गईं। आप जल्दी से समझाते हैं कि आप और जुओ यंगचुन निर्दोष हैं, बस अन्य मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। जून चेंगबी चुप रहा, अपनी आंखों में चिढ़ाने वाली नज़र से आपको घूरता रहा। इस व्यवहार ने आपके हृदय में क्रोध को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। तब आपने शांति से कहा, मुझे वास्तव में इस बात पर नाराजगी है कि आप मेरे स्वामी हैं। जून चेंगबी तुरंत हैरान हो गया। उसने असमंजस में आपसे पूछा, इससे आपका क्या मतलब है? आप उत्तर दें, यदि आप मेरे स्वामी नहीं होते तो आप निश्चित रूप से इस समय बहुत मार खा रहे होते। इन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए आप मुड़े और चले जाएं और जून चेंगबी को ठंडी हवा में पहाड़ की चोटी पर अकेला छोड़ दें। मूल रूप से आपने सोचा था कि आज की घटना बस बीत जाएगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी वो था, जुओ यंगचुन अक्सर चैट के लिए आपसे मिलना शुरू कर देती है। अक्सर उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। हो सकता है कि उसने पहले ही आपको नश्वर दुनिया में एक दयालु आत्मा के रूप में देखना शुरू कर दिया हो। आखिरकार पुनर्जन्मित अमर होने के नाते आप दोनों के बीच कई सामान्य विषय होने चाहिए। हालांकि जुओ यंगचुन को नहीं पता था कि आप इसे पूरी तरह से नकली बना रहे थे। ये सामान्य विषय कहाँ से आएंगे? जब भी जुओ यंगचुन ने स्वर्गीय क्षेत्र के मामले उठाए तो आपके पास हमेशा शब्दों की कमी महसूस होती थी, क्योंकि आप वास्तव में नहीं जानते थे कि क्या कहना है। अंत में आप इसे मिटाने के लिए अपनी यादों को पूरी तरह से ठीक न कर पाने का बहाना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जुओ यंगचुन ने इस वजह से खुद को आपसे दूर नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी यादों से आपके लिए विकसित करने के लिए कई शीर्ष तकनीकें लिखीं। इसे एक अप्रत्याशित खुशी माना जा सकता है। हालांकि एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय उतना बड़ा नहीं है। आप दोनों के एक साथ दृश्य अक्सर जून चेंगबी द्वारा तुरंत पकड़ लिए जाते थे। तब आपका ये गुरु अत्यंत चिढ़ाने वाली मुस्कान दिखाएगा। इस संबंध में आप अवाक रह गए। किसी कारण से जून चेंगबी आप दोनों को दाव साथी बनते देखने के लिए बहुत इच्छुक लग रहा था, लेकिन आप अपने दिल में जानते थे, जुओ यंगचुन के हमेशा आपके साथ रहने का कारण पूरी तरह से एक पुनर्जन्म वाले अमर की पहचान थी। यदि ये नहीं होता तो जुओ यंगचुन इतना उत्साही क्यों होता? ये सोचते हुए आपको अचानक एहसास हुआ कि इस अवधि के दौरान जुओ यंगचुन बहुत अधिक हंसमुख लग रही थी। अक्सर उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, जिससे संप्रदाय में हर कोई अनजान महसूस करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पिछली शीतलता महज एक दिखावा थी? आपका मानना है कि अकेलेपन के कारण इसकी संभावना अधिक है। एक पुनर्जन्मित अमर के रूप में फिर से नश्वर क्षेत्र में लौटते हुए सब कुछ अपरिचित है। विशेष यादों ने उसे दूसरों से अपने अंतर को समझाया। अब अंततः समान अनुभव वाला एक साथी मिल गया है, स्वाभाविक रूप से उसका मूड बेहतर हो जाएगा। इसने आपको कुछ समय के लिए जुओ यंगचुन को सच्चाई प्रकट न करने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। समय बीत गया। आपको और जुओ यंगचुन को हर दिन एक साथ समय बिताते हुए देखकर जून चेंगबी ने स्पष्ट रूप से कहा, एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय ने साथी शिष्यों को दाव साथी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। आखिरकार लाभ को संप्रदाय के भीतर रखना सबसे अच्छा है। ये सुनने के बाद आपको तुरंत एहसास हुआ कि यह गलत हो सकता है। आपने जून चेंगबी को जल्दी से बताया कि आप और जुओ यंगचुन पूरी तरह से आदर्शवादी थे और कुछ भी नहीं चल रहा था। बाद में आपने अपनी यात्रा जारी रखते हुए तुरंत एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय छोड़ दिया। 280 वर्ष की आयु में आप सफलतापूर्वक एकीकरण क्षेत्र तक पहुंच गए।
अनुभव की इतनी लंबी अवधि के माध्यम से आपको खेती की दुनिया की एक नई समझ प्राप्त हुई। 280 वर्ष की आयु में एकीकरण क्षेत्र को प्राप्त करना आश्चर्यजनक है। इस उम्र में सामान्य कृषक अभी भी गोल्डन कोर और नवजात आत्मा क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी आप, जो बिना अभ्यास किए प्रतिदिन पहाड़ों और नदियों में घूमते हैं, पहले ही एकीकरण क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। यदि यह फैल गया तो यह निश्चित रूप से खेती की दुनिया की सभी प्रतिभाओं को क्रोधित कर देगा। इस दौरान जुओ यंगचुन एक संचार पत्थर के माध्यम से आपके साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। दिव्य परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचने के बाद से उसकी साधना गति धीमी हो गई है। जिस समय आपने एकीकरण क्षेत्र में प्रवेश किया, जुओ यंगचुन केवल दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के अंतिम चरण में था। इससे उसे और भी विश्वास हो गया कि आप पुनर्जन्म लेने वाले अमर व्यक्ति हैं। इतने साल बीत गए और आपको अब समझाने की जहमत नहीं आई। आप बस मुस्कुराए और बात वहीं छोड़ दी। अगले वर्ष जुओ यंगचुन ने संचार पत्थर पर एक संदेश छोड़ा, जिसमें कहा गया था कि मास्टर ने हाल ही में एक गुप्त क्षेत्र की खोज की है। यदि आपके पास समय हो तो आपको वापस आने के लिए आमंत्रित किया जाए, ताकि एक साथ गुप्त क्षेत्र का पता लगाया जा सके। संदेश प्राप्त करने के बाद आप तुरंत एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय में वापस आ गए। अपनी शताब्दी लंबी यात्राओं के दौरान आपने कई गुप्त स्थानों का सामना किया और कुछ खजाने प्राप्त किए। तो आपको गुप्त क्षेत्रों में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन आपको अपनी कनिष्ठ बहन की याद आई। शायद, जैसा कि जून चेंगबी ने कहा था, आप उस उम्र में पहुंच गए थे जहां दाव साथी ढूंढने का समय आ गया था। इन वर्षों में आप कई महिलाओं से मिले हैं, लेकिन आपको एहसास हुआ कि उनमें से कोई भी जुओ यंगचुन से तुलना नहीं कर सकता। इस समय से आपको एहसास होता है कि वास्तव में आपके मन में जुओ यंगचुन के लिए भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन आपका इरादा इन भावनाओं को व्यक्त करने का नहीं था। कारण सरल था, डर। कभी-कभी एक पुरुष और एक महिला के बीच का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। यदि आपने जल्दबाजी में कबूल कर लिया और असफल हो गए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। भविष्य की बैठकें भी बहुत अजीब होंगी। तो आपने इस संतुलन को बिगाड़ने की योजना नहीं बनाई। वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन होना भी काफी अच्छा था। एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय में लौटने के बाद आपने जून चेंगबी को देखा। तुम्हारे इस गुरु ने शायद ही कभी गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई हो। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह आपको पहाड़ की चोटी पर ले गया और आपसे अकेले में बात की। उन्होंने कहा कि मध्य महाद्वीप की 5 महान पवित्र भूमियों में से एक, जिजिया अकादमी में एक महान विद्वान थे। पिछले 1000 वर्षों में सबसे प्रतिभाशाली और दाव हासिल करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति के रूप में सम्मानित। इस महान विद्वान को जुओ यंगचुन पसंद आ गया था और वह जल्दी शादी का प्रस्ताव रखने आएगा। ये सुनकर आप आश्चर्यचकित नहीं हुए। जुओ यंगचुन एक फूल की तरह सुंदर था, कुछ मधुमक्खियों को आकर्षित करना सामान्य था, लेकिन वह कभी किसी और से शादी नहीं करेगी। जून चेंगबी को समझ नहीं आया कि आप इतने निश्चित क्यों थे। उसने फिर पूछा, अगर वह मान गई तो क्या होगा? क्या आपको इसका पछतावा होगा? आप चुप हो गए। भले ही आप अपने दिल में जानते थे कि जुओ यंगचुन एक पुनर्जन्म लेने वाली अमर महिला थी और वह किसी और से शादी नहीं करेगी, आप अभी भी थोड़ा डरे हुए थे। जून चेंगबी ने अचानक अपनी आवाज उठाई और पूछा कि क्या आपको जुओ यंगचुन पसंद है या नहीं? मुझे उत्तर दो। आप बहुत देर तक चुप रहे और फिर 2 शब्द बोले, मैं करता हूँ। ये सुनकर जून चेंगबी तुरंत हंसने लगा। वह पहाड़ से नीचे चिल्लाया, क्या आपने सुना? ये लड़का कहता है कि वह तुम्हें पसंद करता है। अगले सेकंड आकाश में प्रकाश की एक किरण दिखाई देती है। जुओ यंगचुन थोड़ा लाल चेहरे के साथ आपकी तरफ आ रहा था। ये दृश्य देखकर आप एकदम दंग रह गए और पूछने लगे कि यह क्या हो रहा है। जुओ यंगचुन ने आपको बताया कि वो वास्तव में आपको तब से पसंद करने लगी थी जब आप पिछली बार गए थे। अन्यथा वह संचार पत्थर के माध्यम से हर दिन आपसे संपर्क क्यों करेगी?
लेकिन ये बातें आमतौर पर पुरुषों द्वारा शुरू की जाती हैं, फिर भी आप लकड़ी की तरह चुप रहे। इसने जुओ यंगचुन को काफी चिंतित कर दिया। बाद में जून चेंगबी ने जुओ यंगचुन की भावनाओं को समझा, जानबूझकर आपकी सच्ची भावनाओं का परीक्षण करने के लिए ये तरीका तैयार किया। तो अब आपके पास ये दृश्य है। ये सब सुनने के बाद आपने जून चेंगबी की ओर इशारा किया, समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। जून चेंगबी ने जिद करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए इतना सुंदर दाऊ साथी मिल गया है, तुम्हें और क्या चाहिए? बकवास बातें करना बंद करो, आज रात शादी करो और जल्द ही एक मोटा बच्चा पैदा करने का प्रयास करो। ये सुनकर आप और जुओ यंगचुन दोनों शर्मा गए। उस रात ये यू काफी उत्साहित थी। यह अनुभव कर रहा था कि पुनर्जन्म वाली परी द्वारा पीछा किया जाना कैसा होता है। यह एक हंस की तरह है जो कौवे का पीछा कर रहा है, यह अद्भुत है। शादी होने के तीसरे दिन जुओ यंगचुन ने आपको जून चेंगबी द्वारा उल्लिखित गुप्त क्षेत्र का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। इससे आपकी जिज्ञासा बढ़ी। क्या ये सच हो सकता है कि कोई गुप्त क्षेत्र है? क्या यह आपको शुरुआत में यहाँ वापस लाने का सिर्फ एक बहाना नहीं था? जुओ यंगचुन ने आपको आश्वासन दिया कि गुप्त क्षेत्र वास्तव में अस्तित्व में है। उसने इसे पहले देखा था और बाद में आपकी भावनाओं का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। ये सुनकर आप निःशब्द हो गए। आप जुओ यंगचुन के साथ गुप्त क्षेत्र में जाने के लिए सहमत हुए, लेकिन आप बहुत कम जानते थे। गुप्त क्षेत्र की यह यात्रा आपके दुर्स्वप्न की शुरुआत होगी। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 62। इमेथिस्ट स्काई संप्रदाय से 800 मील पूर्व में एक विशाल घाटी स्थित है। घाटी के तल पर स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिए। दूर से देखने पर यह अरोरा की भूमि जैसा लग रहा था, जिससे अवास्तविकता का एहसास हो रहा था। जुओ यंगचुन के नेतृत्व में आप यहाँ पहुँचे। उसने आपको बताया कि इस जगह की खोज कुछ दिन पहले मास्टर जून चेंगबी ने की थी, लेकिन वह लापरवाही से अंदर नहीं गया। गुप्त क्षेत्र वे स्थान हैं जहां खतरा और इनाम एक साथ मौजूद होते हैं। जून चेंगबी इस बात पर विचार कर रहा था कि आपको प्रवेश करने दिया जाए या नहीं, लेकिन जुओ यंगचुन को विश्वास था कि निचली दुनिया का एक गुप्त क्षेत्र आप जैसे दो पुनर्जन्म वाले अमर लोगों को नहीं फंसा सकता। तो वह निर्णायक रूप से तुम्हें ले आई। कुछ देर तक गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार का निरीक्षण करने के बाद जुओ यंगचुन ने धीरे से आपका हाथ पकड़ा और आपकी राय पूछी। आपने अपना सिर थोड़ा हिलाया, ये दर्शाता है कि विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिरकार यह एक गुप्त क्षेत्र है। इस प्रकार आप दोनों ने एक साथ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। एक बार अंदर जाने पर आपको पता चला कि वह जगह बेहद उजाड़ थी। जमीन का रंग अजीब लाल था और वहां न तो सूरज था और न ही चांद। इस स्थान पर एक अद्वितीय स्थानिक शक्ति प्रतीत होती थी। इसने आपके दोनों साधना स्तरों को गोल्डन कोर चरण तक दबा दिया। इससे आप बेहद असहज हो गए। कई गुप्त लोकों को पार करने के बाद ये पहली बार था जब आपका सामना किसी ऐसे स्थान से हुआ जिसने आपकी खेती को जबरन कम कर दिया था। जुओ यंगचुन ने सावधानी से चारों ओर देखा, फिर आपको बताया। ये स्थान किसी गुप्त क्षेत्र जैसा प्रतीत नहीं होता। ये निर्वासन की जगह की तरह था। आपको बहुत हैरानी हुई। आप नहीं समझे कि निर्वासन का मतलब क्या है। जुओ यंगचुन ने मान लिया कि आपकी याददाश्त पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। फिर वह तुम्हें समझाने लगी। निर्वासन का स्थान, जैसा कि नाम से पता चलता है, वह जगह है जहां लोगों को निर्वासित किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन अत्यंत दुष्ट कृषकों के लिए किया जाता था। उन्हें यहाँ अनंत काल तक फंसाए रखने के लिए, यहाँ तक कि मृत्यु में भी वे पुनर्जन्म नहीं ले सकते थे। ये स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध एक अत्यंत क्रूर तरीका था। इसलिए इस गुप्त तकनीक को निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसका अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी गई। जब जुओ यंगचुन अपने पिछले जीवन में आगे बढ़ी, तब तक ये तकनीक लगभग गायब हो चुकी थी। अप्रत्याशित रूप से
उसे यहाँ इसका सामना करना पड़ा। बाहर से देखने पर निर्वासन का स्थान स्थानिक उतार चढ़ाव भी दिखाता है, इसलिए इसे अक्सर एक गुप्त क्षेत्र समझ लिया जाता है। ऐसे मामलों में प्रवेश करना आसान था लेकिन छोड़ना कठिन था। अन्यथा निर्वासित लोग हमेशा के लिए फंसे नहीं रहेंगे। सौभाग्य से जुओ यंगचुन ने अपने पिछले जीवन में निर्वासन स्थानों की गुप्त तकनीक का अध्ययन किया था। वह इसे तोड़ने के कुछ तरीके जानती थी। जब तक आप इस जगह के निशाने पर नहीं थे, बाहरी लोगों के लिए यहाँ से निकलना असंभव नहीं था, बस कुछ प्रयास की आवश्यकता थी। सपने में जुओ यंगचुन के आत्मविश्वासपूर्ण आचरण को देखकर ये यू खुद को बहुत अच्छे मूड में महसूस करने से नहीं रोक सका। ईमानदार रहना। जुओ यंगचुन, ये पुनर्जन्मित अमर, एक खजानी लड़की की तरह महसूस हुई। चाहे उसके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, वह उसे आसानी से हल कर सकती थी। जुओ यंगचुन के साथ बाहर निकलना वास्तव में चिंता मुक्त था, और वह बहुत भाग्यशाली था कि उसे इस सपने में ऐसी महिला का सामना करना पड़ा। उसकी मदद से इस जीवन में आरोहण क्षेत्र तक पहुंचना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, है ना? वास्तव में स्वर्गीय क्षेत्र को देखना असंभव भी नहीं होगा। तुम्हारी आंखें स्नेह से भर गईं और तुमने धीरे से कहा, पत्नी, तुम अद्भुत हो। जुओ यंगचुन का चेहरा लाल हो गया। उसने तुम्हें चंचल दृष्टि से देखा। एक नवविवाहित पत्नी के रूप में वो काफी आकर्षक थी। फिर जुओ यंगचुन ने निर्वासन के इस स्थान को छोड़ने के लिए एक रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया। आप पास की एक चट्टान पर चुपचाप बैठे रहे, उसे व्यस्त देखते रहे। अचानक आपकी अभिव्यक्ति बदल गई और आप तुरंत खड़े हो गए। उत्तर की ओर देखना। जल्द ही एक भूरे रंग की भूतिया आत्मा तेजी से पास आई। एक पल में आपने इसकी इच्छा की और अनगिनत तलवार क्यूई ने आपको घेर लिया, हमला करने के लिए तैयार। ऐसा लगा जैसे भूत को एहसास हो गया कि आपके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए वह 100 मीटर दूर रुक गया। तभी तुम्हें स्पष्ट दिखाई दिया कि वह भूत एक विक्षिप्त स्त्री थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसकी आत्मा की ऊर्जा पतली थी। उसकी छाती पर एक विशेष लाल चिन्ह था जो हल्की सी चमक छोड़ रहा था। जुओ यंगचुन ने ऊपर देखा और भूत की छाती पर प्रतीक की ओर इशारा किया। उसने आपको बताया कि यह इस स्थान पर निर्वासित व्यक्ति था। उन सभी पर एक अनोखा निशान था जो निर्वासन के स्थान की स्थानिक शक्ति द्वारा लक्षित था। भूत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे कम से कम कई हजार वर्षों के लिए निर्वासित किया गया था। आपने हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए भूत को करीब से देखा। निर्वासन का स्थान वास्तव में क्रूर था, यहाँ से निर्वासित लोग पुनर्जन्म नहीं ले सकते थे। यहाँ इतने लंबे समय तक अकेले रहने से कोई सचमुच पागल हो सकता है। और उसी क्षण भूत अचानक बोला, उसकी आवाज कर्कश थी, चिल्लाते हुए, यंगचुन। ये सुनकर जुओ यंगचुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वह करना बंद कर दिया जो वह कर रही थी, भूत की ओर देखा और पूछा कि वह कौन थी। भूत निकट आना चाहती थी, लेकिन पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपने उसे बहुत निकट आने देने का इरादा नहीं किया। जब वह 20 मीटर के भीतर थी, आपने ठंडी खर्राटे लीं। भूत डरकर रुक गया। एक निर्वासित व्यक्ति के रूप में, हालांकि वह यहाँ हमेशा के लिए फंस गई थी, उसकी आत्मा कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाई, लेकिन तलवार क्यूई से वार होने पर उसे अभी भी दर्द महसूस होता था। भूत कुछ दूरी पर ही खड़ा रह सकता था। उसने अपने बिखरे हुए बालों को दोनों तरफ इकट्ठा किया, जिससे उसका पतला चेहरा सामने आ गया। उसे स्पष्ट रूप से देखकर जुओ यंगचुन बेहद आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, वेन जेन, तुम कैसी हो? जब दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया तो आपको बहुत हैरानी हुई। आप यह नहीं समझ पाए कि जुओ यंगचुन एक निर्वासित व्यक्ति को क्यों जानता था। तो आपने पूछा, पत्नी, ये लड़की कौन है? फिर जुओ यंगचुन ने आपको एक दूसरे से मिलवाया। ये इस जीवन में मेरे पति वेन जेन, पिछले जन्म में नश्वर संसार संप्रदाय से मेरी कनिष्ठ बहनों की तरह ही करीब।
आपने वेन जेन को स्वीकार करते हुए थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन आपके मन में उसके लिए कोई अच्छी भावना नहीं है। वास्तव में आपको कुछ नापसंदगी महसूस हुई, क्योंकि आपको हमेशा लगता था कि जिस तरह से उसने जुओ यंगचुन को देखा था उसमें कुछ गड़बड़ थी। लंबे समय के बाद फिर से मिले जुओ यंगचुन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसने वेन जेन से पूछा कि क्या हुआ था, उसे यहाँ कैद क्यों किया गया। और 100 साल पहले जब जुओ यंगचुन ने पूर्वी सागर महाद्वीप का दौरा किया तो उसने स्टोन स्काईगॉड मंदिर को खंडहर में पाया। क्या हुआ था? इन सवालों का सामना करते हुए वेन जेन ने धीमी आवाज में अपने अतीत को याद करना शुरू किया। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 63। 3000 साल पहले वेन जेन और जुओ यंगचुन दोनों पूर्वी सागर महाद्वीप पर स्काईगॉड मंदिर में खेती कर रहे थे। वे दोनों असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। वे एक साथ खेती करते थे और उनके बीच बहुत मजबूत बंधन था। 2700 साल पहले जुओ यंगचुन स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ गए और अमर हो गए। उस समय वेन जेन पहले से ही असेंशन क्षेत्र के मध्य चरण में था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती तो उसे भी स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने का मौका मिलता। लेकिन एक दिन एक राक्षसी कृषक स्काईगॉड मंदिर में आया। वह मंदिर की कीमती कलाकृतियों वेंटियन शासक को जब्त करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से स्काईगॉड मंदिर के लोगों ने इनकार कर दिया। इससे एक महान युद्ध छिड़ गया। राक्षसी कृषक आरोहण क्षेत्र के चरम पर था। केवल आधे दिन में उसने पूरे स्काईगॉड मंदिर को नष्ट कर दिया। वेन जेन ही एकमात्र बचा था जो टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका इरादा वेंटियन शासक को पकड़कर भागने का था, लेकिन राक्षसी कृषक ने उसे अवरुद्ध कर दिया था। अत्यधिक शक्ति के साथ राक्षसी कृषक ने वेंटियन शासक को पकड़ लिया और वेन जेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वेन जेन ने उसे शाप दिया। क्रोध में राक्षसी कृषक ने उसे निर्वासन के स्थान पर निर्वासित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया। तब से वेन जेन यहीं फंसा हुआ था। उसने 2000 से अधिक वर्षों में गड़बड़ी की थी। उसकी कहानी सुनने के बाद जुओ यंगचुन पहले से ही आंसू में थी। वह वेन जेन से पूछती रही कि राक्षसी कृषक कौन था। वेन जेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने कहा कि अतीत को याद नहीं किया जा सकता है और राक्षसी कृषक संभवतः पहले ही स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ चुका है, इसलिए इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसने जुओ यंगचुन से पूछा कि वो नश्वर दुनिया में क्यों लौट आई है। जुओ यंगचुन ने वेन जेन को बताया कि उसे स्वर्गीय क्षेत्र में एक दुश्मन का सामना करना पड़ा था। मारे जाने के बाद उसने पुनर्जन्म लेने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे इसका कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि इस जीवन में वह अपने प्रिय दाव साथी से मिली थी। ये कहते हुए जुओ यंगचुन ने आपका हाथ थाम लिया और आपको वेन जेन से मिलवाया, ये कहते हुए कि आप भी ली डोंग नाम के एक पुनर्जन्म वाले अमर व्यक्ति थे। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर वेन जेन अचानक कांपने लगे। वह पीछे हटती रही। रोते हुए स्काईगॉड मंदिर को नष्ट करने वाले राक्षसी कृषक को ली डोंग कहा जाता था। ये सुनकर आपने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली और दृढ़ता से कहा कि यह बिल्कुल असंभव है। जुओ यंगचुन भी थोड़ा स्तब्ध था। फिर वह वेन जेन के पास गई और पूछा कि क्या उससे गलती हुई है। स्काईगॉड मंदिर को नष्ट करने वाला व्यक्ति ली डोंग कैसे हो सकता है? वेन जेन चिल्लाया, नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं कभी गलत नहीं होऊंगा। उसने आपको गौर से देखा और दावा किया कि 2000 साल पहले जब आप स्काईगॉड मंदिर आए थे तो आपने मुखौटा पहन रखा था, इसलिए उसने आपका चेहरा कभी स्पष्ट रूप से नहीं देखा। लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद था कि आपके बाएं हाथ की पीठ पर एक निशान था। जुओ यंगचुन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने आपके बाएं हाथ को ध्यान से देखा। आपने भी नीचे देखा। दरअसल आपके बाएं हाथ की पीठ पर एक निशान था जो बचपन में मछली के कांटे से लगी चोट के कारण बना था।
लेकिन इससे क्या साबित होता है? आप अच्छी तरह से जानते थे कि ली डोंग सिर्फ एक नाम था जिसका आपने यूं ही उल्लेख कर दिया था। यह ऐसा संयोग कैसे हो सकता है कि आप राक्षसी कृषक थे जिन्होंने जुओ यंगचुन के संप्रदाय को नष्ट कर दिया? इसके अलावा आपके हाथ के पीछे का निशान किसी को भी आसानी से दिखाई दे सकता है। इससे कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो आपने वेन जेन को फटकार लगाई, उसके दावों को बकवास बताया। जुओ यंगचुन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने धीरे से बुदबुदाया, कोई आश्चर्य नहीं कि आप कहते रहे कि आपकी याददाश्त ठीक नहीं हुई है। क्या आप पहले से जानते थे कि मैं स्काई गॉड मंदिर से था, तो आपने जानबूझकर ऐसा कहा? इस प्रश्न का सामना करते हुए आप अवाक और नाराज महसूस कर रहे थे। आपने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि आप कभी भी पुनर्जन्म लेने वाले अमर नहीं थे। आपके द्वारा इसे स्वीकार करने का एकमात्र कारण ये था कि जुओ यंगचुन आपको तब परेशान करता रहता था। तो आप इसके साथ चले गए। और इतने वर्षों से आप इसे स्पष्ट करने का मौका ढूंढ रहे थे। इस उद्देश्य से आपने एक स्मृति शिला भी बनाई। इतना कहने के बाद आपने अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्मृति पत्थर निकाला और जुओ यंगचुन के सामने रख दिया। उसने इसे गंभीरता से देखा, इसे लेने के लिए आगे बढ़ी। उस पल वेन जेन ने विशैली अभिव्यक्ति के साथ जुओ यंगचुन से कहा कि आपने जानबूझकर यह सब योजना बनाई थी। उसने दावा किया कि स्मृति पत्थर की सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर उसने जुओ यंगचुन को हेरफेर करना जारी रखा। बड़ी बहन, क्या आप हमारे मालिक और मालकिन को भूल गईं? वे बुरी तरह मरे, राक्षसी कृषक द्वारा यातना देकर मार डाला गया। अब नर्म दिल होने का समय नहीं है। उसे मार डालो, हमारे मालिक और मालकिन और पूरे संप्रदाय का बदला लो। जुओ यंगचुन हर तरफ कांप उठा, गहरा विरोध हुआ। वह फुसफुसाती रही, मैं यह नहीं कर सकती, मैं सचमुच नहीं कर सकती। एक वह संप्रदाय था जिसने उसे पिछले जन्म में पाला था, दूसरा इस जन्म में उसका प्रेमी था। जुओ यंगचुन वास्तव में नहीं जानता था कि क्या करना है। इस क्षण तुम्हें भी एहसास हुआ। वेन जेन नाम की यह महिला परेशानी के अलावा कुछ नहीं थी। वो ही सब कुछ भड़काने वाली थी। हालांकि आप नहीं जानते थे कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, आप पहले से ही गुस्से से जल रहे थे। आपने वो उड़ने वाली तलवार खींची जो जून चेंगबी ने आपको दी थी और वेन जेन की आत्मा पर वार किया। आह! एक ठंडी चीख पूरे निर्वासन स्थल में गूंज उठी। वरिष्ठ बहन, जब स्काई गॉड मंदिर नष्ट हुआ, तो आप वहां नहीं थीं। क्या आप अब भी इस राक्षस को मुझे पीड़ा देते हुए देखना चाहते हैं? ये सुनकर जुओ यंगचुन तुरंत वहां से निकल गया। वह तेजी से आगे बढ़ी और आपको जबरदस्ती धक्का दे दिया। वह चिल्लाई, उसे मारना बंद करो, उसे बहुत दर्द हुआ है। जुओ यंगचुन ने ध्यान नहीं दिया। उस पल में वह अभी भी व्यू स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली आत्मा को रोक देने वाली कील को पकड़े हुए थी। आपको धक्का देने की प्रक्रिया में ये सीधे आपके सीने में लगा। खून टपकने लगा। ये देखकर जुओ यंगचुन ने अविश्वास से अपने हाथ में आत्मा को रोक देने वाले स्पाइक को देखा। वह तुरंत आपकी तरफ दौड़ी और बोली कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। तब उसने आपको बचाने की कोशिश करते हुए एक गोली निकाली। आत्मा को रोकने वाला स्पाइक, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, आत्मा को एक प्रहार से रोक देता है। एकमात्र गोली आपको कैसे बचा सकती है? खून ने तुरंत आपके वस्त्र को भिगो दिया। गोली आपकी जान नहीं बचा सकती। अपने अंतिम क्षणों में आपने स्मृति पत्थर को एक बार फिर उठाया और जुओ यंगचुन के हाथ में रख दिया। सपना टूट गया, दृश्य पूरी तरह बिखर गया। ये यू को भारी निराशा महसूस हुई। कितना घृणित, इतनी होनहार स्वर्णिम प्रतिभा, फिर भी अपनी पहचान बनाने से पहले ही उनकी अप्रत्याशित मृत्यु हो गई। वेन जेन नामक उस भूत के पास निश्चित रूप से कुछ न कुछ था। उसने उसके और जुओ यंगचुन के बीच दरार पैदा करने की योजना बनाई। लगातार कलह बोना, ये क्रुद्ध करने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये स्वप्न अनुभव समाप्त होता है।
281 वर्ष की आयु में निधन। स्वप्न मूल्यांकन औसत जोड़। इस स्वप्निल जीवन से आपने एक योग्यता प्राप्त की है। गहरा हृदय तलवार महान उपलब्धि स्तर। सिस्टम की आवाज सुनकर ये यू ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इनाम बहुत अच्छा होगा। एक स्वर्ग ग्रेड तकनीक, भले ही यह पूर्णता स्तर पर न हो, लेकिन सपने की यादों के साथ भविष्य में इसे और बेहतर बनाना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये यू इस पर विचार कर रहा था, आध्यात्मिक नाव अचानक जोर जोर से हिलने लगी। चारों ओर धमाके गूंज उठे। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 64। ये यू का सपना खत्म हो गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक धन्य भूमि में जुओ यंगचुन क्रॉस लेग करके बैठी थी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। धन्य भूमि, सघन आध्यात्मिक क्यूई का क्षेत्र। ये यू के शरीर को ठंडा होते देख जुओ यंगचुन का दिल पीड़ा से भर गया। उसके चेहरे से आंसू बह निकले। पति, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं बस तुम्हें दूर धकेलना चाहती थी। मुझे क्षमा करें, मुझे सचमुच खेद है। जुओ यंगचुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, अपने गाल को ये यू के गाल पर दबाया, गर्मी के आखिरी अवशेष को महसूस किया। वह क्या नहीं जानती थी। उसी क्षण वेन जेन के भूतिया चेहरे पर एक क्षणभंगुर मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने गुस्सा होने का नाटक किया और जुओ यंगचुन पर आरोप लगाया। आप क्या कर रहे हैं? उसे जाने दो। वह एक राक्षस है जिसने हमारे संप्रदाय को नष्ट कर दिया और हमारे स्वामियों को यातना देकर मार डाला। मेरी राय के अनुसार आपको। इससे पहले कि वेन जेन अपना वाक्य पूरा कर पाती, अचानक बिजली का एक झटका उस पर आ गिरा। वेन जेन ने एक दयनीय चीख निकाली, उसका भूतिया रूप और भी अलौकिक हो गया। जुओ यंगचुन ने बेरुखी से कहा, चुप रहो। मैंने इस पर विचार किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यू ने अपने पिछले जीवन में क्या किया था, ये सब अतीत में है। इस जीवन में वह मेरा दाव साथी है। मैं तुम्हें उसकी बदनामी नहीं करने दूंगा। इसके अलावा जब मैं भावुक था तो आपने मुझ पर अपनी भूतिया आवाज का इस्तेमाल किया। आपने बिना किसी सबूत के मुझे अपनी बकवास पर यकीन दिला दिया और मैंने ये यू पर भी शक किया। आपके सच्चे इरादे क्या हैं? ये सुनकर वेन जेन घबरा गए। उसने सोचा कि वह बहुत विवेकशील थी, लेकिन जुओ यंगचुन ने उसे समझ लिया था। फिर भी उसने शांत रहने की कोशिश की और गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। जुओ यंगचुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरी कनिष्ठ बहन हो कि तुम अभी भी यहाँ खड़ी होकर बात कर रही हो। अन्यथा तुम्हें मुझसे बात करने का भी अधिकार नहीं होगा। ये सोचने के लिए कुछ समय लें कि आप खुद को कैसे समझाएंगे। यदि आपका स्पष्टीकरण उचित नहीं है, तो हमारे संप्रदाय के बंधन की अवहेलना के लिए मुझे दोष न दें। इस समय वेन जेन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही जुओ यंगचुन ने पुनर्जन्म लिया था, फिर भी उसके पास उसे नियंत्रित करने की शक्ति थी। जुओ यंगचुन ने स्मृति शिला को कसकर पकड़कर दूर देखा और धीरे धीरे उसमें आध्यात्मिक शक्ति भर दी। जल्द ही ये यू का एक प्रक्षेपण दिखाई दिया। हेलो यंगचुन, यदि आप इस स्मृति पत्थर को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने पहले ही आपको कबूल कर लिया है। इमेथिस्ट स्काई संप्रदाय के पर्वत शिखर पर आपने जोर देकर कहा कि मैं एक पुनर्जन्मित अमर हूँ। चाहे मैंने कैसे भी समझाया, आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो आपको इस मुद्दे पर ध्यान देने से रोकने के लिए मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा। मैं वास्तव में पुनर्जन्म लेने वाला अमर व्यक्ति नहीं हूँ। ली डोंग नाम भी बनाया गया था। इस नाम के साथ आने का कारण यह है कि ली डोंग शुरुआती सर्दी के बाद ही चुन वसंत आता है। जहाँ तक आपके कहने का सवाल है कि मैं बिना साधना किए ही सो जाता हूँ, फिर भी हर तरह से सफलता हासिल कर लेता हूँ। मैं स्वयं विशिष्ट कारण के बारे में निश्चित नहीं हूँ। शायद ये किसी जन्मजात प्रतिभा के कारण है। जब भी मैं खेती करता हूँ, मेरी प्रगति रुक जाती है,
लेकिन खेती के बिना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बहुत चमत्कारी है ना? इसके अलावा अब जब मैंने आपको कबूल कर लिया है तो कृपया नाराज ना हो, ठीक है? चाहे मैं पुनर्जन्म लेने वाला अमर व्यक्ति हूँ या नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम एक साथ हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। अंत में मुझे आशा है कि हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं, एक साथ चढ़ें, दाव प्राप्त करें और अमर बने, अनंत काल तक कभी अलग न हों। प्रक्षेपण में ये यू उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए, लेकिन जुओ यंगचुन पहले से ही रो रही थी, रुकने में असमर्थ थी। आंसुओं में बह गया। चुनकीली डोंग नाम ये यू द्वारा गढ़ा गया था, इसका मतलब है कि वेन जेन ने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ था। दर्द, ये बहुत दर्दनाक है। एक झूठ से इतनी बड़ी तबाही। जुओ यंगचुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे जीवन इस समय असहनीय था। वेन जेन स्थिति को अपने विरुद्ध होता देख तुरंत छिपने के लिए तैयार हो गई। लेकिन एक पल में अनगिनत स्वर्गीय गड़गड़ाहट कहीं से प्रकट हुई और अचानक गिर गईं। वेन जेन ने एक दर्दनाक चीख निकाली। स्वर्गीय गड़गड़ाहट धीरे धीरे समाप्त होने से पहले पूरे समय तक जारी रही। जिस स्थान पर वेन जेन स्थित था वह पहले से ही एक विशाल गड्ढे में बदल गया था। उसकी पहले से ही तुच्छ आत्मा अब छिद्रों से भरी हुई थी। वेन जेन का चेहरा अत्यधिक दर्द से मुड़ गया। अत्यधिक पीड़ा ने उसे लगभग पतन की ओर धकेल दिया। जुओ यंगचुन गुस्से में था। उसने जानना चाहा कि वेन जेन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वेन जेन अचानक हंसने लगे, एक जंगली और अनर्गल हंसी। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, जुओ यंगचुन। काश आप बिना दफन स्थान के मर जाते। काश मैं तुम्हारा मांस खा पाता और तुम्हारा खून पी पाता। इस प्रतिक्रिया को सुनकर जुओ यंगचुन अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी छोटी बहन ऐसी बातें कहेगी। वेन जेन के स्पष्टीकरण के बाद ही जुओ यंगचुन को सब कुछ समझ आया। 3000 वर्ष से भी पहले जब वेन जेन स्काईगॉड मंदिर में शामिल हुए तो जुओ यंगचुन ने पहले ही एकांतवास शुरू कर दिया था, इसलिए उस पर इस वरिष्ठ बहन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी खेती शुरू करने के बाद वेन जेन ने असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित की। अपनी उत्कृष्ट उपस्थिति के साथ उन्हें संप्रदाय के भीतर कई प्रशंसाएं मिलीं। बाद में संप्रदाय के युवा कृषकों के बीच उन्होंने वेन जेन को स्काईगॉड मंदिर का सबसे चमकदार रत्न माना। वह सुंदर और असाधारण प्रतिभाशाली थी, एक आदर्श संयोजन। एक छोटे शहर से आने वाली वेन जेन अपनी प्रशंसा से अभिभूत थी। हालांकि जब जुओ यंगचुन एक सदी के एकांत के बाद वापस लौटे तो सब कुछ नाटकीय रूप से बदल गया। ये तभी हुआ जब खेती करने वालों की युवा पीढ़ी को एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता क्या है। जुओ यंगचुन न केवल स्काईगॉड मंदिर की बल्कि पूरे पूर्वी सागर महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला थी। इसके अलावा उनकी खेती की प्रतिभा वेन जेन से भी आगे निकल गई। उसका लंबा एकांत समाप्त होने के बाद वह उन ऊंचाइयों पर पहुंच गई जिसे अन्य लोग जीवन भर हासिल करने का केवल सपना देख सकते थे। जुओ यंगचुन के अचानक उभरने से वेन जेन की प्रतिभा पूरी तरह से कम हो गई। हालांकि वह अपनी वरिष्ठ बहन के प्रति ईर्ष्या रखती थी, वेन जेन जीवित रहने की कला में माहिर थी। उसने भाईचारे का झंडा ऊंचा उठाया और जल्दी ही जुओ यंगचुन के साथ जुड़ गई। बाहरी लोगों की नज़र में दोनों बहनों की तरह करीब थीं। ये बिल्कुल वही था जो वेन जेन चाहते थे। केवल इसके माध्यम से जुओ यंगचुन उदारतापूर्वक अपनी शिक्षाएं प्रदान करने के लिए तैयार हो सकती हैं। प्रतिभा सामान्य लोगों से चीज़ों को अलग ढंग से देखती है और जुओ यंगचुन निस्संदेह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। मार्शल आर्ट और साधना में उनकी अद्वितीय अंतर्दृष्टि थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने संप्रदाय के गुरु की प्रशंसा भी अर्जित की। जुओ यंगचुन के मार्गदर्शन से वेन जेन ने अपने साधना पथ पर ऊंची उड़ान भरी। हालांकि वह कभी भी जुओ यंगचुन से आगे नहीं निकल सकी, लेकिन वह स्काईगॉड मंदिर में दूसरी सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति बन गई।
आखिरकार सैकड़ों साल बाद जुओ यंगचुन स्वर्गीय क्षेत्र में आरोहित हुआ। वेन जेन ने इसे अपने अवसर के रूप में देखा। जब तक उसकी बड़ी बहन अनुपस्थित थी, वह स्काई गॉड मंदिर में सबसे अधिक चमक सकती थी। लेकिन वास्तविकता अन्यथा साबित हुई। जुओ यंगचुन के स्वर्गारोहण के 6 महीने बाद भी स्काई गॉड मंदिर में चर्चाएं अभी भी वेन जेन के इर्द गिर्द घूमती थीं, न कि वेन जेन के आसपास। इससे वेन जेन को गहरा असंतोष महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ दिनों बाद वह अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए अपने कनिष्ठ भाई म्यू बाई के पास पहुंची। दरअसल 200 साल पहले वेन जेन ने शालीन शक्ल वाले इस कनिष्ठ शिष्य को चुपचाप अपना दिल दे दिया था। लेकिन वह गहराई से जानती थी, भाई म्यू बाई का स्नेह जुओ यंगचुन के लिए था। परंतु क्या जुओ यंगचुन के मन में भाई म्यू बाई के लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं थी, खासकर अब जब वह स्वर्गारोहण कर चुकी थी? और क्या कहना था। हालांकि इस बार वेन जेन का कबूलनामा सफल नहीं रहा। इसके बजाय इसे क्रूर अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। वेन जेन उस पल म्यू बाई की आंखों में जो नजारा था उसे कभी नहीं भूल सकते। ये दया थी, ये तिरस्कार था, और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सिस्टर वेन जेन, आप कभी भी सीनियर सिस्टर यंगचुन से तुलना नहीं कर सकती। वे शब्द वेन जेन के दिल में गहराई तक उतर गए। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 65। अस्वीकार किए जाने के बाद वेन जेन की ईर्ष्या अपने चरम पर पहुंच गई। वह जुओ यंगचुन से नफरत करती थी, और वह पूरे स्काई गॉड मंदिर में हर किसी से नफरत करती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा जुओ यंगचुन की छाया में रह रही थी। सभी को वेन जेन की उससे तुलना करना पसंद आया, और हर बार उन्होंने सोचा कि जुओ यंगचुन बेहतर था। अगर ऐसा है, तो हमारी तुलना करने की जहमत क्यों उठाएं? क्या आप जानबूझकर मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वेन जेन? ठीक है, चूंकि आप सभी सोचते हैं कि मैं इस महिला से कमतर हूं, तब आप सभी नरक में जा सकते हैं। वेन जेन ने म्यू बाई को मार डाला, और फिर उसने स्काई गॉड मंदिर के भीतर नरसंहार शुरू कर दिया। संप्रदाय गुरु और बुजुर्गों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उस समय वेन जेन पहले ही असेंशन दायरे में पहुंच चुके थे। उसे कोई नहीं रोक सका। तो केवल एक दिन में उसने स्काई गॉड मंदिर में सभी को मार डाला, संप्रदाय को खंडहर में बदल दिया। और उस पल वेन जेन वास्तव में खुश था। तब से कोई भी उसकी तुलना जुओ यंगचुन से नहीं करेगा। वह स्वतंत्र होना चाहती थी, स्काई गॉड मंदिर का पुनर्निर्माण करना और एक किंवदंती बनाना जो केवल उसकी थी। हालांकि यह महत्वाकांक्षी सपना कभी पूरा नहीं हुआ। दुनिया में कोई अभेद्य दीवार नहीं है। जुओ यंगचुन का झूहे नाम का एक पीछा करने वाला था। स्काई गॉड मंदिर में त्रासदी की जानकारी मिलने पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। भले ही जुओ यंगचुन ने कभी उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया, झूहे ने उसके लिए अपनी भावनाओं को कभी नहीं छोड़ा। तो भविष्य में स्वर्ग पर चढ़ने और जुओ यंगचुन को अलग नज़र से देखने के लिए उसने स्काई गॉड मंदिर का बदला लेने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद झूहे ने वेन जेन को पाया और उसकी खेती को पंगु बना दिया। फिर उसने उसे निर्वासन के इस स्थान पर निर्वासित कर दिया, जहां वेन जेन ने 2000 से अधिक वर्षों तक एकांत जीवन व्यतीत किया। वह न तो जी सकती थी, न ही मर सकती थी, अपार कष्ट सहते हुए। और अब यंगचुन को अप्रत्याशित रूप से नश्वर दुनिया में पुनर्जन्म लेते हुए, और यहाँ तक कि अपने दाव साथी को गलती से इस स्थान पर लाते हुए, वेन जेन को तुरंत एहसास हुआ कि बदला लेने का मौका आ गया है। शुरुआत में उसने जुओ यंगचुन के शरीर को जब्त करने और निर्वासन के इस स्थान से भागने पर विचार किया था। लेकिन बाद में जुओ यंगचुन और ये यू को एक दूसरे के प्रति स्नेही देखकर वेन जेन ने अपना मन बदल लिया। दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज मौत नहीं है, यह उस व्यक्ति के विरुद्ध हो रहा है जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। वेन जेन के लिए ये परिणाम अब सबसे अच्छा था।
ये यू की मृत्यु जुओ यंगचुन के हाथों हुई। जुओ यंगचुन अपना पूरा जीवन पीड़ा में बिताएगी। उल्लास की इस भावना ने वेन जेन को बहुत खुश किया। इस कथन को सुनने के बाद जुओ यंगचुन बहुत देर तक स्थिर खड़ा रहा। फिर एक शब्द भी कहे बिना वह वेन जेन को एक गहरे गड्ढे में फंसाते हुए अपने दम पर एक संरचना स्थापित करने के लिए आगे बढ़ी और इसमें सूक्ष्म हवाओं की कई धाराएं इंजेक्ट करना, ये सुनिश्चित करना कि वेन जेन की आत्मा लगातार सूक्ष्म हवाओं से क्षत विक्षत हो। अंतहीन दर्द सहना। इसके तुरंत बाद वेन जेन की हताश चीखें फिर से सुनाई दी, लेकिन जुओ यंगचुन उदासीन रहे। ये यू की लाश को अपनी बाहों में लेकर वह गठन के माध्यम से निर्वासन की जगह छोड़ गई। जुओ यंगचुन एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय में वापस नहीं लौटे, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानती थी कि जून चेंगबी को सब कुछ कैसे समझाया जाए। तो ये यू के साथ जुओ यंगचुन ने पूर्वी सागर महाद्वीप के एक गांव तक लंबी दूरी तय की। यहाँ एक नवनिर्मित फूस की कुटिया थी। ये तब बनाया गया था जब जुओ यंगचुन ने पिछली बार पूर्वी सागर महाद्वीप का दौरा किया था। अप्रत्याशित रूप से यह अब काम आया। जुओ यंगचुन ये यू के साथ यहाँ पहुँचे। उसे अपनी बाहों में पकड़कर उसने बाहर डूबते सूरज की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, पति, सारे दोष मेरे। मुझे आप पर संदेह नहीं करना चाहिए था। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या हम अब खुश नहीं होते? मुझे खेद है, मुझे इसे आपके ऊपर रखने का मौका दें। अगले जन्म में जब तक आप मुझे अपने पास रहने देंगे, मैं कुछ भी करूँगा। भले ही इसका मतलब पूरे खेती जगत को दुश्मन बनाना हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। पति, मैं तुम्हें सचमुच बहुत पसंद करती हूँ। जैसे ही सूरज पूरी तरह से गायब हो गया, जुओ यंगचुन ने आत्मा को रोक देने वाले स्पाइक के साथ अपना जीवन समाप्त कर लिया। धन्य भूमि में जुओ यंगचुन ने अचानक ऊपर देखा और धीरे से पुकारा, पति। हालांकि अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये स्थान कोई गांव नहीं था, यह एक धन्य भूमि थी जिसे उसने पहले पाया था। फिर यदि यह हकीकत थी तो क्या हुआ, एक सपना? नहीं, ये संभवतः इतना ज्वलंत सपना नहीं हो सकता। वर्तमान जुओ यंगचुन पहले ही क्लेश क्रॉसिंग दायरे के मध्य चरण में आगे बढ़ चुका था। वह संभवतः सपना नहीं देख सकती और उसे विश्वास था कि रहस्यमय ताकतों द्वारा उसकी यादें नहीं बदली जाएंगी। तो अभी सब कुछ क्या था? किसी से प्यार करने का एहसास, किसी को खोने का एहसास। उन्हें बहुत वास्तविक लगा, मानो यह अभी अभी हुआ हो। ये हो सकता है। क्या उसका यह वर्तमान जीवन अमर के रूप में उसके पुनर्जन्म के बाद दूसरा जीवन था? क्या अभी सब कुछ पिछले जीवन के बारे में था? जुओ यंगचुन ने गहराई से विचार किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उसने पश्चिम की ओर देखा। शायद केंद्रीय महाद्वीप, एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय उसे उत्तर देगा। मध्य महाद्वीप। ये यू को ले जा रही आध्यात्मिक नाव पर हमला हुआ। ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और तेजी से नीचे गिर रहा था। हालांकि ये यू नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, वह कभी भी खाली नहीं बैठता था। उसने तुरंत एक खिड़की तोड़ दी, आध्यात्मिक नाव से छलांग लगा दी और हवा में खड़ा हो गया। 2 सांसों के बाद आध्यात्मिक नाव जमीन पर जोर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। एज और क्लाउड संप्रदाय के कई शिष्य जो बच नहीं पाए थे, निस्संदेह नष्ट हो जाएंगे। ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। वह करीब था, आध्यात्मिक नाव के साथ उसकी मृत्यु लगभग हो रही थी। लेकिन आध्यात्मिक नाव एक अनमोल वस्तु थी। इस पर कई त्वरण सरणियां और रक्षात्मक संरचनाएं अंकित थीं, जिनकी कीमत बहुत अधिक थी। साथ ही इस पर एज और क्लाउड संप्रदाय का चिन्ह अंकित था। मध्य महाद्वीप में किसने उन पर आक्रमण करने का साहस किया? जैसे ही ये यू ने ये सोचा, अचानक सफेद रंग की एक आकृति प्रकट हुई, जो तेजी से उसे उत्तर की ओर खींच रही थी। ये यू ने ऊपर देखा और देखा कि यह सेंटेस युन रामू थी। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी और उसकी कमर पर तलवार कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये यू ने तुरंत पूछा, क्या हो रहा है?
किसने हम पर हमला किया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये ब्लड डेमन संप्रदाय के लोग हैं। मैंने पहले ही संप्रदाय को एक संकट संकेत भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि सुदृढ़ीकरण जल्द ही आ जाएगा, लेकिन हमें तब तक रुकना होगा। युन रामू ने बोलना समाप्त करने के बाद फिर से अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि उसी समय एक विशाल रक्त हथेली का निशान अचानक उनके सामने आ गया, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। यू रामू और ये यू को तुरंत रुकना पड़ा। तुम दोनों कहाँ जाने की इतनी जल्दी में हो? क्यों नहीं थोड़ी देर रुककर मेरे साथ बातें करते? एक भयावह आवाज गूंजी। ये यू और यू रामू घूम गए। उन्होंने देखा कि लाल रंग का वस्त्र पहने एक व्यक्ति उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने एक कागज का पंखा पकड़ रखा था और मुस्कुरा रहे थे। उससे खून की तेज गंध आ रही थी। ये यू ने थोड़ी सी भौहें चढ़ा ली और टेलीपैथिक तरीके से पूछा, सीनियर सिस्टर, ये लड़का कौन है? क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 66। युन रामू ने गहरी भौहें चढ़ा ली। उसकी आंखों में भ्रम का संकेत था। उसने तुरंत अपनी आवाज प्रसारित की, रक्तदानव संप्रदाय से बुजुर्ग निकाय, अफवाह है कि वह आधे चरण एकीकरण क्षेत्र में है। मैंने इस जगह पर उससे मुठभेड़ की कभी उम्मीद नहीं की थी। सृजन के जंगल पर आखिरी हमले के बाद से एजोर क्लाउड संप्रदाय के नेता लुओजी ने व्यक्तिगत रूप से रक्तदानव संप्रदाय के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व किया। इस दौरान ब्लड डेमन सेक्ट के मास्टर क्यूयू गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़े बुजुर्ग लियू लिन की हत्या कर दी गई और उनके शिष्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एजोर क्लाउड संप्रदाय की जोरदार कार्रवाइयों ने केंद्रीय महाद्वीप में 5 पवित्र भूमि की ताकत को प्रदर्शित किया, जिससे रक्तदानव संप्रदाय गंभीर रूप से अपंग हो गया। इस स्थिति में यू रामू वास्तव में समझ नहीं सका, रक्तदानव संप्रदाय के लोग उन पर घात लगाकर हमला करने का साहस क्यों करेंगे। जैसे ही युन रामू ने पीछे हटने का मार्ग देखा, वह धीमी आवाज में बोली, बुजुर्ग निकाय, यदि आप मेरे एजोर क्लाउड संप्रदाय पर फिर से हमला करते हैं, तो क्या आप अपने संप्रदाय पर विपत्ति लाने से डरते नहीं हैं? निकाय की मुस्कान अपरिवर्तित रही। उसने धीरे से अपना कागज का पंखा मोड़ा और धीरे से कहा, छोटी लड़की, किसी संप्रदाय का विनाश होगा या नहीं, यह अकेले तुम पर निर्भर नहीं है। अच्छा बनो और मेरे साथ आओ, ताकि इसे बहुत अधिक खूनी होने से बचाया जा सके। ओह, और मैं आपको याद दिला दूं, यह उम्मीद न करें कि कोई आपके बचाव में आएगा। इस समय मेरे रक्तदानव संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने पहले से ही एजोर क्लाउड संप्रदाय के खिलाफ पलटवार करना शुरू कर दिया है। वे आपकी परवाह करने में बहुत व्यस्त हैं। ये सुनकर यू रामू की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। हालांकि वह एजोर क्लाउड संप्रदाय की संत थी, लेकिन उनकी खेती केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में थी। उसके और निकाय के आधे चरणीय एकीकरण क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। विरोध करना एक मूर्ख के सपने के अलावा और कुछ नहीं होगा। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यू रामू ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, लेकिन मेरा कनिष्ठ भाई निर्दोष है, उसे जाने दो। उसके पास खड़े होकर ये यू अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका। केवल यही कहा जा सकता है कि यू रामू वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। परिस्थितियों के बावजूद वह अभी भी उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। ऐसी जागरूकता सचमुच सराहनीय थी। हालांकि जहां तक अपनी सुरक्षा की बात है, तो ये यू ने कभी भी वास्तव में चिंता नहीं की थी। आधे चरणीय एकीकरण क्षेत्र से क्या फर्क पड़ेगा? जब तक उसके पास लिचुन जेड था, ये यू साहपूर्वक घोषणा भी कर सकता था, क्लेश क्रॉसिंग के तहत सभी चींटियां हैं। इसलिए ये यू को भी यू रामू के प्रति सद्भावना का संकेत महसूस हुआ। उसने उसे बचाने के लिए कार्रवाई करने की तैयारी की। भले ही यह प्रक्रिया परेशानी भरी हो, ये यू का अपना मन बदलने का कोई इरादा नहीं था। यू रामू को कभी पता नहीं चलेगा, उसकी बातों की वजह से उसकी किस्मत बदल जाएगी। निकाय ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, छोटी लड़की, तुम्हारे पास मुझसे बातचीत करने की योग्यता नहीं है। मैं इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, निकाय तुरंत अपनी जगह पर स्थिर हो गया।
क्योंकि उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। ये यू ने अचानक एक चाल चली जिससे यू रामू को पीछे से बेहोश कर दिया। इस कार्रवाई ने निकाई को सचमुच हतप्रभ कर दिया। इसका मतलब क्या था? अपनों पर हमला। ये यू ने बेहोश युन रामू को अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने धीरे से कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं राक्षसी रास्ते से एजोर क्लाउड संप्रदाय में भेजा गया एक गुप्त एजेंट हूँ। मैं लोगों को संप्रदाय में वापस लाने की परेशानी में मदद करने के लिए यहाँ हूँ। बुजुर्ग, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। ये यू की योजना सरल थी। इस खुली जगह में, चाहे वे कैसे भी पीछे हटे, दायरे में भारी अंतर का मतलब था कि वह निकाय जितना तेज नहीं हो सकता था। जब प्रतिद्वंद्वी ने अपनी सतर्कता कम कर दी तो हमला करने के अवसर का लाभ उठाना बेहतर था, ये देखने के लिए कि क्या वह उसे मार सकता है या गंभीर रूप से घायल कर सकता है। बेशक, युन रामू को हराना उनकी निष्ठा का प्रतीक था। यह उसे उन चीज़ों को देखने से रोकने के लिए भी था जो उसे नहीं देखनी चाहिए। लिचुन जेड और स्लॉटर इमोर्टल बैनर की तरह। निकाय संदिग्ध लग रहा था। उन्होंने बेरुखी से पूछा, आप राक्षसी मार्ग के किस संप्रदाय से हैं? ये यू ने शांति से उत्तर दिया, 10,000 सोल्स हॉल, जिसका नेतृत्व मास्टर झू डिजिन ने किया। एजोर क्लाउड संप्रदाय में मेरे साथ गुप्त रूप से काम करने वालों में वे आशु भी हैं। निकाय ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। 10,000 सोल्स हॉल के मास्टर का नाम जानना कोई रहस्य नहीं था, लेकिन विश्वासपूर्वक सहयोगियों का नाम बताने में सक्षम होना, ये बच्चा वास्तव में 10,000 सोल्स हॉल का गुप्त एजेंट हो सकता है। हालांकि निकाय ये यू की असली पहचान नहीं पहचान सका, लेकिन कोई कर सकता है। एल्डर सॉन्ग, आप जल्दी से बाहर आकर यह सत्यापित क्यों नहीं करते कि यह आपके 10,000 सोल्स हॉल के लोगों में से एक है? निकाय की तेज आवाज सुनकर ये यू अपनी पलकें फड़कने से नहीं रोक सका। बुजुर्ग गीत। कौन सा बुजुर्ग गाना? क्या ऐसा हो सकता है कि ये ब्लड डेमन संप्रदाय के लोग 10,000 सोल्स हॉल के किसी बुजुर्ग को भी जानते हों? और संयोग से ये बुजुर्ग पास में ही है? बिल्कुल नहीं। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? दुनिया में ऐसा संयोग तो नहीं हो सकता ना। जल्द ही निकाय के बगल में एक काली धुंध दिखाई दी। भूरे कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे काली धुंध से बाहर आया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 10,000 सोल्स हॉल का एल्डर सॉन्ग वुरेन था। दरअसल दुनिया में ऐसे कोई संयोग नहीं है। सोंग वुरेन के यहाँ आने का कारण ये था कि ब्लड डेमन संप्रदाय और 10,000 सोल्स हॉल के कुछ लोगों ने सहयोग किया था। वे एजोर क्लाउड सेक्ट की स्पिरिट बोट पर घात लगाने के लिए एक साथ आए थे। ये सिर्फ इतना है कि निकाय खुले में था जबकि सोंग वुरेन गुप्त रूप से काम कर रहा था। इस समय ये यू को एल्डर सॉन्ग भी परिचित लगा। अचानक उसे याद आया कि स्वप्न के दायरे में झू डिजिन को घेरने वाले 4 बुजुर्गों के बीच एल्डर सॉन्ग भी मौजूद था। धत तेरी की, ब्लड डेमन संप्रदाय वास्तव में 10,000 सोल्स हॉल से एक बुजुर्ग को लाया। क्या सचमुच उनके इतने व्यापक संबंध हैं? ये यू को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा कि यह अच्छा नहीं है। वे आशु को धोखा देने के लिए 10,000 सोल्स हॉल से एक अंडरकवर एजेंट होने का नाटक करना स्वीकार्य था, लेकिन किसी बुजुर्ग को धोखा देने के लिए सफलता की संभावना बेहद कम थी। यदि उन्हें पहले पता होता तो वे कोई दूसरा संप्रदाय चुन लेते, लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई थी तो पछताने का कोई मतलब नहीं था। खुद को उजागर करने से बचने के लिए वह केवल एक जुआ खेल सकता था। ये यू ने शांत होने का नाटक किया और सोंग वुरेन का अभिवादन करने की पहल की। उन्होंने धीरे से कहा, एल्डर सोंग, नमस्ते। मैं जियो झाओ हूँ। क्या एल्डर शांग बुई अच्छा कर रहे हैं? सोंग वुरेन का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह बहुत देर तक ये यू को देखता रहा। माहौल तुरंत शांत हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, निकाय से उत्पन्न हत्या का इरादा और भी मजबूत होता गया। जब ये यू ने सोचा कि उसका कवर उड़ गया है और वह जीवन और मृत्यु के संघर्ष की तैयारी कर रहा है, तो सोंग वुरेन की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने अपनी आस्तीन से रूमाल निकाला और अपनी आंख का कोना पोंछा।
ये दुर्लभ है कि कोई अभी भी एल्डर शांग को याद करता है। जियो झाओ, आप काफी विचारशील हैं। इन शब्दों को सुनकर निकाय और ये यू दोनों अपनी जगह पर स्थिर हो गए। वास्तव में जब से झू डिजिन 10,000 सोल्स हॉल की हॉल मास्टर बनी, उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई गुप्त एजेंटों को सही रास्ते पर रखा है। इन गुप्त एजेंटों की पहचान अत्यंत गुप्त है। झू डाइजेन के अलावा कोई और नहीं जानता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सॉन्ग वुरेन इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि क्या ये यू को वास्तव में 10,000 सोल्स हॉल द्वारा एज्योर क्लाउड संप्रदाय में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया था। लेकिन चूंकि वह एल्डर शांग बुई के नाम का उल्लेख कर सकता था, ये प्रशंसनीय लग रहा था। जियो झाओ नाम के लिए झाओ उपनाम वाले कई लोग हैं। क्या सॉन्ग वुरेन उन सभी को याद कर सकता है? अफसोस, एल्डर शांग बुई की मौत की खबर को झू डिजिन ने पूरी तरह से दबा दिया था। यहाँ तक कि 10,000 सोल्स हॉल के भीतर भी बहुत से लोग अनजान थे। बाहर भेजे गए एक गुप्त एजेंट की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि न जानना भी अच्छा है। यह उन्हें दिल टूटने से बचाता है। सबसे बड़े बुजुर्ग को याद करने के 365 दिनों में से एक। सॉन्ग वुरेन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उसे उतना ही अधिक दुख हुआ। उन्होंने अपना हाथ लहराया और कहा, मेरी पहचान यहाँ रुकने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूँगा। जियो झाओ, एल्डरनी की व्यवस्थाओं को सुने और उनका अच्छी तरह से पालन करें। भविष्य में ये बुजुर्ग आपकी योग्यता को याद रखेगा। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 67। निकाय और ये यू को एक दूसरे को घूरते हुए छोड़कर एल्डरसॉन्ग चला गया। जाहिर है, दोनों में से किसी ने भी ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार ये यू ने चुप्पी तोड़ी। बड़े तो चलें। निकाय ने मना करने का इरादा किया था। ये यू की आकृति को देखकर उसे लगा कि सब कुछ बहुत संदिग्ध था। इस अंडरकवर एजेंट की उपस्थिति का समय बहुत संयोगपूर्ण था। उसने न केवल यू राउमू को बाहर निकालने में मदद की, बल्कि वह उसे विदा भी करना चाहता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सॉन्ग वुरेन भी इससे सहमत थे। ये बूढ़ा आदमी आमतौर पर मुसीबत से सबसे ज्यादा डरता है। वह अब इतना उत्साहित क्यों है? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे ब्लड डेमन संप्रदाय पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर निगरानी के लिए एक गुप्त एजेंट ढूंढ लिया। ये सोचकर निकाय मदद नहीं कर सका, लेकिन उपहास किया। शायद इसी कारण से सब कुछ समझ में आ सकता है। चूंकि वह आकर देखना चाहता था। और क्या किया जा सकता था? निकाय ने अपने हाथ एक साथ जोड़ लिए। जब उसने उन्हें दोबारा फैलाया तो ताज़ा लाल खून दिखाई दिया। फिर यह फैलता गया और एक विशाल तलवार के आकार में संघनित हो गया। निकाय ने पहले उस पर कदम रखा, फिर ये यू की ओर सिर हिलाया। बाद वाले ने तुरंत यू राउमू को उठाया और उसका पीछा किया। जैसे ही निकाय के विचार आगे बढ़े, रक्तलाल उड़ने वाली तलवार बेहद तेज गति से उत्तर की ओर उड़ गई। रास्ते में निकाय ने धीरे से कहा, वापस जाओ और अपने एल्डरसॉन्ग को बताओ। जब तक यू राउमू को सफलतापूर्वक हमारे रक्तदानव संप्रदाय में लाया जाता है, हम तुरंत आपसे अपना वादा पूरा करेंगे। ये यू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। वह एक प्रश्न पूछना चाहता था, वास्तव में क्या वादा किया गया था, लेकिन वह जबरदस्ती पीछे हट गया, क्योंकि ये यू अच्छी तरह से समझता था, ढीले होंठ जहाज डुबा देते हैं। अब जबकि उसने कठिनाई से अस्थायी रूप से निकाय का विश्वास हासिल कर लिया था, यादृच्छिक प्रश्न पूछने से आसानी से फिर से संदेह पैदा हो सकता था। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये यू ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया, एल्डरनी। ओह, एल्डरसॉन्ग ने मुझसे एक और छोटी बात आपको बताने के लिए कहा था। मामला क्या है? निकाय थोड़ा मुड़ा और उत्सुकता से ये यू की ओर देखने लगा। बाद वाला यू राउमू को अपने कंधे पर लेकर करीब आया। जब दोनों बहुत करीब थे तो ये यू ने कुछ नहीं कहा, बस मंद मंद मुस्कुरा दिया। अगले ही पल अनगिनत तलवारें क्यूई अचानक प्रकट हुई, जो निकाय की छाती को छेदती हुई निकल गईं। वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन इससे उसका संतुलन नहीं बिगड़ा। तुरंत उसने दोनों हाथों से हाथ की मुहरें बनाईं।
उस पर लाल लबादा एक फीकी चमक बिखेर रहा था, फिर और भी अधिक जीवंत हो गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो असली खून गोल गोल बह रहा हो। ये देखकर ये यू ने अब कोई दिखावा नहीं किया। उन्होंने प्रोफाउंड हॉट स्वॉर्ड तकनीक को पूरी तरह से उजागर करते हुए तलवार की उंगली बनाने के लिए एक हाथ का उपयोग किया। एक उभरती हुई तलवार क्यूई निकाय की ओर बढ़ी। उस पर लाल वस्त्र असाधारण था, लेकिन प्रोफाउंड हॉट स्वॉर्ड तकनीक का पूरी तरह से सामना करना महज एक इच्छा मात्र थी। इसके तुरंत बाद निकाय से खून बहने लगा। उसके पैरों के नीचे की रक्त लाल तलवार टूट गई। उनका फिगर अचानक नीचे की ओर गिर गया। यदि वह तैयार होता, भले ही निकाय प्रोफाउंड हॉट स्वॉर्ड तकनीक को चकमा नहीं दे पाता, तो भी वह इतनी जल्दी पराजित नहीं होता। लेकिन अब ये यू के अचानक गुप्त हमले ने उसे पूरी तरह से असहाय बना दिया। वह शुरू से ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अधिक समय तक टिक नहीं सका। बूम! एक धीमी आवाज गूंजी। निकाय एक पहाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये यू ने युन राओमू का बारीकी से अनुसरण किया। ये कहा जाना चाहिए, आधे चरण एकीकरण क्षेत्र में एक कृषक वास्तव में कठिन है। इतनी ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ, फिर भी जिंदा हूँ। प्रभावशाली, वास्तव में प्रभावशाली। निकाय ने ये यू की चंचल अभिव्यक्ति को देखा। उसने कांपते हुए पूछा, क्यों? क्या आपका 10,000 सोल्स हॉल अपने वादों के साथ विश्वासघात करना चाहता है? ये यू हल्के से मुस्कुराया। उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे से पूछा, आओ मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। तुम यू राओमू को रक्तदानव संप्रदाय में ले जाने के लिए इतने दृढ़ क्यों हैं? क्या वह तुम्हारे लिए इतना बड़ा महत्व रखती है? निकाय ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, मेरे मुंह से कोई उपयोगी बात निकालने के बारे में सोचना भी मत। ये यू चुप रहा। उसने यू राओमू को एक तरफ रख दिया, फिर आत्मा को बुलाने वाला बैनर स्लॉटर इमोर्टल निकाला और उसे बलपूर्वक निकाय के शरीर में डाल दिया। सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां आसानी से उसके वस्त्र को भेद गईं। निकाय पर तीव्र पीड़ा छा गई, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये यू ने रुखाई से कहा, या तो बात करो या मर जाओ। मेरे सवालों का सच्चाई से जवाब दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। रक्तदानव संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग के रूप में निकाय अच्छी तरह से भ्रमणशील और जानकार था। स्वाभाविक रूप से वह उस चीज को समझ गया जिसे ये यू ने निर्मित किया था, एक आत्मा को बुलाने वाला बैनर। यदि किसी की आत्मा इसमें लीन हो जाए तो उन्हें तब तक अनंत पीड़ा सहनी पड़ेगी जब तक कि बैनर टूट न जाए। निकाय मौत से नहीं डरता था, लेकिन आत्मा को बुलाने वाले बैनर के भीतर फंसने से वह भयभीत हो गया था। उन्होंने तुरंत कहा, यू राओमू को पकड़ने का आदेश सीधे हमारे संप्रदाय मास्टर क्यूयू से आया था। मैं इसके पीछे के विशेष कारणों को नहीं जानता। मैं महान दाओ की कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह सच है। महान दाओ द्वारा शपथ लेने की उनकी इच्छा को देखकर यह पता चलता है कि उनके शब्द वास्तविक थे। ये यू के विचार बदल गए और उसने फिर से पूछा, आपने पहले उल्लेख किया था कि एक बार यू राओमू रक्तदानव संप्रदाय में पहुंच जाएगा तो आप तुरंत समझौते को पूरा करेंगे। वास्तव में ये समझौता क्या है? ये सुनकर निकाय के पीले चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति आ गई। आपका क्या मतलब है? सोंग वुरेन के प्रति वफादार एक अंदरूनी सूत्र के रूप में आप ऐसे मामलों से अनजान हैं। ये यू ने अपनी उंगलियां चटका लीं। वध से अमर एक विशाल आत्मा, दुर्जय जीटैन, 4 दक्षिणी बुराइयों में से एक, उभरी। उसने निकाय की बांह पर काटा और जोर से खींचकर उसे फाड़ दिया। आह! निकाय एक बार फिर पीड़ा से चिल्लाए। ये यू की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई जब उन्होंने कहा, याद रखें, मैं जो पूछता हूँ आप उसका उत्तर देते हैं। बदले में कोई प्रश्न नहीं। समझ गया। निकाय ने उन्माद से सिर हिलाया। अब उसे एहसास हुआ, उसके सामने वाला आदमी पूरी तरह से पागल था। असंतोष का कोई भी संकेत हिंसा का कारण बन सकता है, भले ही इसका मतलब उसकी मृत्यु हो। ऐसी परिस्थितियों में निकाय ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत जारी रखा, 10,000 सोल्स हॉल में
दूसरे बुजुर्ग याओ चांगनिंग और पांचवें बुजुर्ग सोंग वुरेन हॉल मास्टर के रूप में झू डिज़ेन की स्थिति से असंतुष्ट हैं और विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हैं। वे झू डिज़ेन को मारने के लिए हमारे रक्त दानव संप्रदाय की सहायता चाहते हैं। इसलिए हमने एक शर्त रखी, गठबंधन बनाने के लिए उन्हें यू रामू को पकड़ने में हमारी मदद करनी होगी। इसलिए आज का दृश्य ये सुनकर ये यू अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। तो स्वप्न की घटनाएं सामने आने वाली हैं। 10,000 सोल्स हॉल के बुजुर्ग वास्तव में विद्रोह की योजना बना रहे हैं। नहीं, उसे जल्दी से झू डाइजेन को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। स्वप्न लोक में वे 500 वर्षों से भी अधिक समय से दाओ के साथी थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये यू स्वाभाविक रूप से उसे असहाय रूप से मरते हुए नहीं देखना चाहता था। निकाई को लगा कि उसका शरीर और भी कमजोर हो रहा है। यदि उसने जल्द ही कुछ उपचारात्मक गोलियां नहीं ली तो वह सचमुच यहीं मर सकता है। तो उसने झट से कहा, दोस्त, अगर तुम्हारे पास और भी सवाल हों तो जल्दी से पूछ लो, अगर नहीं तो प्लीज मेरी जान बख्श दो। ये यू मंद मंद मुस्कुराया। इस समय मेरे पास पूछने के लिए और कोई प्रश्न नहीं है। मैं तुम्हें जीवित रहने का एक रास्ता देने जा रहा हूँ। अपने भौतिक शरीर को त्याग दो और अपनी आत्मा को मेरे आत्मा आह्वान बैनर में प्रवेश करने दो। मेरी आत्मा के बैनर के अंदर एक भाई बनो। निकाई डर से भर गया और बार बार अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मेरी जान बख्शने का वादा किया था। हाँ, मैं तुम्हें जीवित रहने का एक रास्ता दे रहा हूँ, लेकिन ये रास्ता तुम्हारी आत्मा के लिए है, तुम्हारे भौतिक शरीर के लिए नहीं। मेरी आत्मा के बैनर में प्रवेश करो और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी आत्मा लंबे समय तक जीवित रहेगी। ये यू ने स्लॉटर इमोर्टल को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया। अचानक जोरदार गति के साथ निकाई का शरीर टूट गया, जबकि उसकी आत्मा का एक कतरा तुरंत आत्मा आह्वान बैनर में खींचा गया। अध्याय 68 ये यू से दूर रहो। विंड थंडर मंदिर। जब से रुवान लियान्यू ने ड्रैगन क्रिस्टल का सेवन किया, उसकी खेती दिन ब दिन आसमान छूती गई, पहले से ही एकीकरण क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई। उसके हाथ में शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार फॉगेटसोरो छोटी तलवार के साथ उसकी ताकत विंड थंडर टेम्पल के संप्रदाय मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर थी। बेशक सभी का मानना था कि रुवान लियान्यू की खेती यहीं नहीं रुकेगी। भविष्य में अनिवार्य रूप से अधिक विकास होंगे। इस समय उसे स्वर्ग की पसंदीदा बेटी कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। लेकिन रुवान लियान्यू वास्तव में खुश नहीं था। इस दौरान उसने कई जगह तलाश की, लेकिन फिर भी ये यू का पता नहीं चल सका। हर बार जब रात शांत होती, स्वप्न लोक के दृश्य सामने आते, जिससे रुवान लियान्यू के आंसू लगातार बहने लगते। एक गंभीर गलती करने और अपने प्रिय को गलत समझने के बाद रुवान लियान्यू वास्तव में सुधार करना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने का कोई अवसर नहीं था। ये एहसास सबसे असहनीय था। इस दिन रुवान लियान्यू को हल्का महसूस हुआ कि वह एक बार फिर सफलता के कगार पर पहुंच रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था, ये सब ड्रैगन क्रिस्टल के औषधीय प्रभावों के कारण था, जो अभी तक पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे नतीजों से न केवल रुवान लियान्यू को कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। रुवान लियान्यू, यहाँ से निकल जाओ। विंड थंडर टेम्पल के ऊपर एक नाजुक चीख गूंज उठी। सभी शिष्यों ने ऊपर देखा। वे देखना चाहते थे कि वो लापरवाह महिला कौन थी, जो सीधे एल्डर रुवान को नाम से बुलाने की हिम्मत कर रही थी।